केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में स्टडी करेंगे विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम प्रतिस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बोर्ड थोड़ा तिरछा है, इसलिए ये जो लाइन है वो आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी तिरछी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम दूसरी भाषा में, इसका दूसरा नाम और है प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसलिए इसको सीखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश के वर्ड भी सीखने जरूरी है छात्रों, क्योंकि आगे इंग्लिश में काम देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अपक्रिया। पहले नाम से पता लग रहा होगा विस्थापित होना। विस्थापित माने हट जाना, और प्रतिस्थापन माने दूसरे पदार्थ का उसमें जुड़ जाना। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, समझना। जैसे मान लीजिए ये पेन पहले से रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये रखा हुआ, मुझे इसके द्वारा इसको हटाना है, तो इसकी शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए इससे, ठीक है, अर्थात इसकी सक्रियता ज़्यादा होनी चाहिए। सक्रियता मतलब है एक्टिविटी, इसको हम क्रियाशीलता बोल सकते हैं। अभिक्रियाशीलता अगर इसकी ज़्यादा है इससे, तो ये आसानी से इसको इस तरह से हटा देगा और इसके स्थान पर खुद बैठ जाएगा। ये हो गया विस्थापन, ठीक है। हटाकर वो उसका अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेना, उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। विस्थापन माने हटाना, और प्रतिस्थापन माने दूसरा उसके स्थान पर आ जाना। ठीक उसी प्रकार इस अपक्रिया में भी है। परिभाषा आप समझ लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के परमाणु या आयन दूसरे पदार्थ के परमाणु या आयनों को हटा देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब इस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को हम यौगिक भी बोलते हैं, तो किसी पदार्थ या यौगिक के परमाणु या फिर आयन दूसरे यौगिक या पदार्थ के परमाणुओं को, किसको? परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित कर देते हैं। बात आ गई समझ में? क्या हो गया? एक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे पदार्थ के परमाणुओं को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तब उस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं समझने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे लोहे की कीले ले लेना, लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लोहे के टुकड़े को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देना। ये कॉपर सल्फेट मान लीजिए, ये लोहे की कीले मान लीजिए। लोहे की कीलों को जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में आप डालेंगे तो आप जादू सा देखेंगे। क्या जादू देखेंगे? लोहे की कील जो आपको ग्रे कलर की दिखाई देती है, पहले जब आप लेके आते हो ग्रे कलर होता है, और जैसे ही आप उसमें डुबो देते हैं तो वो अपने आप कैसी भूरे रंग की हो जाती है, भूरे कलर की हो जाती है। कौन? लोहे की कीचड़। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर यहाँ इस विलयन में से निकलकर इसके चारों ओर जमा होता चला जाता है, और वो पूरी की पूरी छड़ कॉपर जैसी हो जाती है और कॉपर की बन जाती है। समझ गए? ऐसे ही सोने का पानी भी चढ़ाया जाता है। जो नेकलेस होते हैं, अंगूठियाँ होती हैं, है ना, जंजीरें जिसे कहते हैं, सोने की जंजीरें होती हैं, नकली जिसे बोलते हैं, तो वो भी इसी रूप में चढ़ाई जाती हैं। समझ में आ गया? क्या होता है कि जो लोहा होती है, लोहे की जंजीर होती है, उस लोहे की जंजीर को अगर आप सोने के पानी में डुबो देंगे, सोने का पानी AuCl3 ऑरिक क्लोराइड होता है, उस ऑरिक क्लोराइड में जैसे ही आप डुबोएंगे तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक वो जंजीर क्या करेगी? एरियो जो Cl3 है, ऑरिक क्लोराइड, उस ऑरिक क्लोराइड में से ऑरिक को खींचेगी। ऑरिक को मतलब किसको हटाएगी? ऑरिक को। ऑरिक माने गोल्ड। ऑरिक का दूसरा नाम गोल्ड भी होता है छात्रों।
ठीक है, गोल्ड को हम लैटिन भाषा में ऑरिक बोलते हैं। इसलिए गोल्ड को खींचेगी और गोल्ड को खींचने के बाद अपने चारों ओर लपेट लेगी किसको, गोल्ड को, अर्थात सोने को, इसलिए वो जंजीर हो जाएगी सोने की। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार लोहे की कीलों को भी हम, तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि लोहे की कीलों को लिखना चाहें लिख लीजिए थ्योरी इसकी, कि लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोते हैं तो लोहे की कीलें भूरे रंग की हो जाती हैं और विलयन का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है। ठीक, क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के आयन हैं Cu2+ आयन, वो Cu में बदल जाते हैं, अर्थात कॉपर में बदल जाते हैं, उदासीन परमाणु में बदल जाते हैं, इसलिए नीला रंग गायब हो जाता है। चलो मैं एक रिएक्शन के रूप में इसी जो मैंने आपको बोल के समझाया उसको रिएक्शन के रूप में समझ लेते हैं। देखिए लोहे की कीलें हैं, अब लोहे की कीलों को हम कॉपर सल्फेट में डुबो देते रहे, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, लिख लेना। कॉपर सल्फेट का विलयन है, विलयन जली होता है, इसलिए इसको हम एक्वस से व्यक्त करते हैं। जो चीज़ लिक्विड अवस्था में होती हैं उसको हम एक्वस से व्यक्त करते हैं। ये ठोस होता है लोहे की कीलें, इसलिए सॉलिड बोलते हैं ठोस को, इसलिए एस से व्यक्त कर दिया। तो लोहे की कीलों कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही आप डुबोएंगे तो क्या होगा, इस लोहे की शक्ति कॉपर से ज़्यादा, इसलिए कॉपर को ये हटा देगा और कॉपर को फेंक देगा अलग, और उसके स्थान पर आ जाएगा Cu के स्थान पर कौन आ जाएगा, Fe। देखिए ये आ गया, Fe आ गया, और SO4 जैसे का तैसा आ गया होगा समझ में, और Cu को निकाल कर अलग फेंक देगा तो Cu अलग भग जाएगा, फिक जाएगा। तो ऐसे, और जैसे Cu अलग फेंकेगा यही Cu कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता, कलरलेस हो जाता है। अब ये रंगहीन क्यों हो जाता है, और ये रंग ये होता है नीले रंग का, ये कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग क्यों होता है इसका, ठीक है। ये आपका ये तो आप जानते ही, आपने देखा है लोहा ग्रे कलर का होता है, ठीक है, ग्रे, ये ग्रे कलर का होता है जिसको हम धूसर कलर बोलते हैं, धूसर कलर का होता है, धूसर रंग, तो नीले रंग का होता है। लेकिन नीले रंग का जो टेंडेंसी होती ज़्यादा होती है, इसलिए विलयन जो है पूरा नीला ही दिखाई देता है, ये भी इसमें छिप जाता है तो नीला दिखाई देता है। अब नीला विलयन किसकी वजह से होता है, Cu2+ आयन, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या चीज़, Cu2+ आयन, ये Cu2+ आयनों की वजह से ये नीले कलर के होते हैं, इसी की वजह से ये पूरा नीला होता है। ये Cu2+, ये प्लस की वजह से, प्लस कलर की वजह से लाइन होती है। अब ये प्लस आयन समाप्त हो जाते हैं आगे चल के, देखिए प्लस, डबल प्लस हैं, डबल प्लस आगे चल के समाप्त हो जाते हैं, जीरो बदल जाते हैं, और जीरो जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। आगे फर्स्ट ईयर क्लास में और इनकी डिटेल समझा देंगे, अगर कोई छात्र फर्स्ट ईयर क्लास पढ़ेगा, हाँ ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियो देख लेना, इसमें पूरी तरह से एकदम क्यों रंगीन हो जाता है, कारण क्या है, और ये रंग नीले रंग का क्यों होता है, ये रंगहीन क्यों हो जाता, पूरी अच्छे से डिटेल इसको समझाया। मैं चैप्टर बता रहा हूँ, ये कहाँ मिलेगा, डी ब्लॉक तत्व में, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है 12th क्लास की केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डी ब्लॉक के तत्व, उसमें ये रिएक्शन क्यों नीला हो जाता कारण उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन छात्रों आपको इसका कारण जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना समझ लेना कि इसमें नीला रंग Cu2+ आयनों की बेस होता है, ठीक है, नीले रंग का। अब नीला ही क्यों होता है, तो उसकी एक रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग पता लगाते हैं, ठीक है, उसमें देख लेना। तो आपको केवल जितनी जानकारी आपको चाहिए हाई स्कूल लेवल तक, उतनी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो आप 12th क्लास की वीडियो देख लेना, चैप्टर नंबर 8। ये आपका हो जाता है कैसा रंग, आपका भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग, कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। ये भी आपका एक्वस होता है, एक्वस, ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में होता है। तो बात आपको समझ में आ गई कि एक पदार्थ के जो परमाणु हैं दूसरे पदार्थ के परमाणुओं को या फिर आयनों को विस्थापित कर दे रहे हैं, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। देखा जाए इसमें एक ही पदार्थ Fe है और किसको, Cu को विस्थापित कर रहा है, एक पदार्थ को विस्थापित कर रहा है, इसलिए एकल विस्थापन है, ठीक है। अब दो विस्थापन किसे कहते हैं आगे जानते हैं। इसका मतलब है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं छात्रों, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है एकल प्रतिस्थापन और दूसरी होती है द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन बोलते हैं।
आपके सिलेबस में एकल प्रतिस्थापन नहीं है, द्वि प्रतिस्थापन है, इसलिए मैंने द्वि प्रतिस्थापन बता रहा हूँ। ठीक है, एकल प्रतिस्थापन का परिभाषा लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे हम एकल प्रतिस्थापन कहते हैं। ये रिएक्शन ये रही, उदाहरण ये रहा। और द्वि प्रतिस्थापन क्या है? दो यौगिकों के, इसमें दो यौगिक लेने पड़ेंगे, दो यौगिकों के परमाणु या फिर आयन। ठीक है, दो यौगिकों के परमाणु या आयन, इसमें एक यौगिक लेना पड़ेगा। अर्थात इसमें आपको दो यौगिक कैसे लेंगे इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। इसकी परिभाषा लिखेंगे बाद में, समझ लीजिए। उदाहरण ले लेते हैं। दो यौगिक, मान लो सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक यौगिक ये रहा। दूसरा यौगिक ले लेते हैं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड ले लिया। सोडियम सल्फेट को पहले जल में घोलो, जल में घोलेंगे तो एक्वस हो जाएगा अर्थात जली हो जाएगा, तो AQ से व्यक्त करते हैं। इसको भी जल में घोलेंगे तो ये भी एक्वस हो जाएगा अर्थात जली विलयन। मतलब सोडियम सल्फेट का जली विलयन को ले लेंगे और बेरियम क्लोराइड के जली विलयन को ले लेंगे। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, लिखा है सोडियम सल्फेट, इसका नाम बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिला देंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? मिलाने से होगा क्या होगा? देखना बेटा, आपस में अदला बदली करेंगे स्थानों की। ये सोडियम चला जाएगा बेरियम भैया के पास, सोडियम भैया चला जाएगा किसके साथ? बेरियम भैया के पास। तो बेरियम यहाँ से हट जाएगा, तो बेरियम जब हट जाएगा सोडियम के स्थान पर ये आ जाएगा और Ba क्या करेगा? Ba इसके स्थान पर चला जाएगा। स्थान की अदला बदली, ठीक है, आयनों की अदला बदली या परमाणुओं की अदला बदली। और अदला बदली को कहते हैं एक्सचेंज कर लेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे, ये वाला उधर और वो वाला इधर। ठीक, इसको हम विनिमय भी कहते हैं, आयनों का विनिमय होना। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम Na यहाँ आ जाएगा तो Na आपका आ जाएगा किसके पास? Ba के पास। तो Ba हट जाएगा तो क्या बनेगा? Na और Cl का संयोग होगा, तब बनेगा Na और Cl। हाँ, अब आपके मन में एक नया सवाल और उठ रहा होगा, क्या कि सर आपने NaCl2 क्यों नहीं लिखा, है ना? तो अगर आपको NaCl, छात्रों अगर ये NaCl2 क्यों नहीं बना, इसका भी कारण जानना है। ये आपका तो 9th क्लास का है, लेकिन आपका 9th क्लास का भी आपका जानने का मन है तो आप क्या करना, मैं इसी में एक्स्ट्रा वीडियो और डाल देंगे। ठीक है, आपके 10th क्लास में एक्स्ट्रा वीडियो, मतलब अलग से आपको वीडियो डाल देंगे, उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, ये Na नीचे 2 क्यों नहीं आया, केवल NaCl ही क्यों आया, अभी आप समझ लीजिए। जो रिएक्शन चल रही है उसको देखिए। तो आपका Na यहाँ जब जुड़ेगा तो बनेगा NaCl। अच्छा, और Ba यहाँ इसके स्थान पर आ जाएगा तो यहाँ Na हट जाएगा और इसके स्थान पर आ जाएगा कौन? Ba। तो स्थानों आयनों की या परमाणु की अदला बदली हो रही है, तो Ba बनेगा, Ba यहाँ आ जाएगा और SO4 पहले से जैसे का तैसा है तो SO4 जैसे का तैसा, तो बनेगा BaSO4। एक बात छात्र बताऊं, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसलिए नीचे तली पर धीरे धीरे बैठने लगता है। इस जब ठोस अवस्था में कोई चीज़ प्राप्त होती है और सभी चीज़ जलीय अवस्था में हो, ये भी जलीय अवस्था में, सब चीज़ जलीय अवस्था में, ये भी जलीय अवस्था, ये भी जलीय अवस्था, और कोई एक नया पदार्थ अगर बन जाए, वो ठोस अवस्था में आ जाए तो नीचे बैठेगा, और नीचे बैठेगा उसको कहते हैं अवक्षेप, इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में PPT बोलते हैं। तो PPT बनेगा, क्या बन जाएगा? PPT, अवक्षेप बन जाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया का एक और नया नाम हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द्विविस्थापन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है छात्रों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, लगा लेना, लगा के चलिए। परिभाषा क्या होगी सुनना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के परमाणु आपस में आयन या परमाणु बदल लेते हैं या
विनिमय कर लेते हैं, ठीक है, और नए पदार्थ बनाते हैं। तो ये देखो NaCl नया पदार्थ बना, BaSO4 नया पदार्थ बना, नया पदार्थ बनाते हैं, तब उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो पदार्थों का विस्थापन हो रहा है, मतलब Na उठकर यहाँ जा रहा है और Ba उठकर यहाँ आ रहा है, तो Na और Ba दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, इसलिए द्विविस्थापन है। इसमें केवल F ही जा रहा है, Cu नहीं जा रहा है इसके स्थान पर, है ना, अर्थात केवल Fe इसके स्थान पर फंस रहा है। देखो FeS ऊपर मिला, Cu तो अलग फिक रहा है, इसलिए ऊपर वाली अभिक्रिया एकल विस्थापन है और नीचे वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन है। समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन दोबारा से लिखा दे रहे हैं और उदाहरण आपका यही है, लिख लेना, नोट कर लेना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है एक बार हम समझा दे रहे हैं, इसको लिखा दे रहे हैं, लिख लीजिए साथ में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कितने दो यौगिकों या दो पदार्थों के क्या चीज आयन या फिर परमाणु, आयन बोल दो या परमाणु, क्या करते हैं आपस में, आपस माने परस्पर, आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कहते हैं अदला बदली, अदला बदली। अदला बदली अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप अदला बदली के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, विनिमय, विनिमय कर लेते हैं, कर लेते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, और नए पदार्थ या नए यौगिक बनाते हैं। समझ में आ गया? तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो उदाहरण आप लिख लेना, ठीक है। और फिर भी कोई समस्या तो कमेंट करके आप बताना, सर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा से और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया द्विविस्थापन क्या होता है। अच्छा, अब जानेंगे छात्रों, नेक्स्ट रिएक्शन है उपचयन अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चलो इसको भी सीखते हैं, क्या होती है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, हो सकता है एग्जाम में अभिक्रिया शब्द ना लिखा है, हो सकता है केवल उपचयन लिखे आ जाए कि उपचयन से आप क्या समझते हैं, उपचयन से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आ सकता है। हो सकता है पीछे अभिक्रिया ने लिखा हो, फिर भी यही अभिक्रिया है, ठीक है। इसका दूसरा नाम और है, क्या नाम है, ऑक्सीकरण। इसको ऑक्सीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीकरण फॉर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन लिख सकता है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख सकता है, मतलब ऑक्सीकरण शॉर्टकट लिख सकता है परीक्षा में, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख सकता है। दोनों बातें एक ही हैं, सेम है। क्या होती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको भी जानते हैं, नाम से ही पता लग रहा। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन कर, क्या कर भैया, क्रिया कर। तो ऑक्सीजन क्रिया तभी करेगा जब ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा। तो परिभाषा सीधी सी परिभाषा है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है लेकिन हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये तो कहने का अर्थ है एक तरह का हाई स्कूल लेवल में ये इतनी भाषा लिख देना काम चल जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट में इससे थोड़ी सी और लंबी परिभाषा है ना। लंबी परिभाषा क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है, ठीक है। नंबर 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। नंबर 3 ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होता है। नंबर 4 धन विद्युतीय तत्व अलग होता है। नंबर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। नंबर 6 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है।
इतना लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको इंटरमीडिएट नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन हाई स्कूल में आपको 2 ही बातें लिखनी है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है ही छात्रों जो हम तुमको बता सकते। ठीक है, तो आप लिख देना। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है छात्रों, परिभाषा क्या थी, जब किसी पदार्थ में, जैसे ये पदार्थ मान लो कार्बन है, कोयला है, इस कोयले में हम ऑक्सीजन प्रवाहित कर दें। जब कोयले में ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे अर्थात वायु प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा, ये कोयला वायु को खींच लेगा और आपस में अपने साथ मिला लेगा और जुड़ जाएगा आपस में, CO2। ठीक है, तो इसका मतलब O का जुड़ना इसमें कहलाएगा ऑक्सीकरण। ठीक, O इसमें जुड़ गया इसलिए नाम रखा गया ऑक्सीकरण। H हट जाए, H का प्रतिस्थापन हो जाए तो वो भी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, और भी लिख सकते हैं 1-2 और, Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए तो बनेगा MgO। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बन गया MgO। तो छात्रों आपके समझ में आ गया। मैं आप थोड़ा धैर्य रखिए, ये रिएक्शन कैसे सर आप लोग कह रहे होंगे सर आप बिना देखे रिएक्शन को कैसे कर ले रहे हैं, बिना देखे आप कैसे पढ़ा रहे हैं। बेटा एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक के द्वारा हम बिना देखे पढ़ा सकते हैं, बिना देखे रिएक्शन को लिख सकते हैं। वैसे ही आप भी सीख जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता तो MgO ही बनेगा, दूसरा कंपाउंड नहीं बन सकता। मतलब ऐसे नहीं बन सकता है, MgO2 से क्रिया करेगा MgO2 बनेगा, जैसे इसमें CO2 से क्रिया करेगा CO2 बन गया, लेकिन इसमें MgO2 से क्रिया करेगा MgO2 बनना चाहिए लेकिन नहीं बनेगा। इसका कारण हम आपको अगले नेक्स्ट क्लास में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जानेंगे और बनाएंगे 10th क्लास में। ये इसकी चिंता ना करो, ये 12th में नहीं बनेगा, ये इसी में बताएंगे। ठीक है, तो इसका नाम है मैग्नीशियम। तो इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम को वायु के साथ संयोग करते हैं या विकृत करते हैं या क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, और ये लिख दो मैग्नीशियम और प्लस वायु प्लस MgO। और रिएक्शन कैसी है आप लिखेंगे कैसे, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन पदार्थ के साथ जुड़ रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो बहुत आसान है ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहचानना। ठीक, अच्छा अब हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिडक्शन, रिडक्शन या रिडक्शन रिएक्शन बोल दो, शॉर्टकट में रिडक्शन बोल दो, बात एक ही है। उपचयन की जस्ट उल्टी है ये ऑक्सीकरण। जैसे पिछली क्लास में आपको संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन में जुड़ते हैं, संयोजन माने संयोग होना और वियोजन माने अलग होना, वियोग होना, टूटना। ठीक उसी प्रकार इसमें O जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीकरण, इसमें O निकलेगा पृथक होगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसमें जुड़ेगा क्या, इसके नाम से क्या पला, अपच, च मतलब H, च का मतलब H, उपच ऐसे लिखना। ये उपच है मतलब उप माने निकलना, ऊपर से निकलना, उपच मतलब H का निकलना, इसमें H निकल रहा है। देखो इसमें O जुड़ रहा है, O का जुड़ना होता है, ठीक है, लेकिन H बाहर निकलता है, क्योंकि उपचयन है, उपचयन में H बाहर निकलता है और अपचयन में अप माने जुड़ना और चयन माने H, तो अपचयन में H जुड़ना। ये ट्रिक से समझ लो, वैसे कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन को गलत ही करते हैं, इसलिए ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपचयन माने H का जुड़ना, ठीक है, H माने H2 जुड़ेगा, H2 अगर जुड़ेगा, H2 जुड़ता है तो बेटा O को बाहर निकलना पड़ेगा, O निकलेगा, O पृथक होगा, पृथक माने होता निकलना, ठीक है, त्यागेगा। आ गया बात समझ में। तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ता है, अथवा ऑक्सीजन पृथक होता है, अर्थात ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। होगी परिभाषा, ठीक। हाँ, एग्जाम्पल इसका लिख लो। एग्जाम्पल क्या होगा अपचयन का, जैसे मान लीजिए Cu की क्रिया हम H2 से करा रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या होगा। देखिए CuO है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में क्या करेंगे, जैसे ही मैं कॉपर ऑक्साइड ना लेके, चलो कॉपर ले रहे, कॉपर को जल के साथ मिला दे रहे, ठीक है, या आपका चलो ले लो, कोई बात नहीं, कॉपर ऑक्साइड ही ले लो, अब लिख दिया तो लिख दिया। तो कॉपर ऑक्साइड को हम H2 के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो होगा क्या, H2 क्या करेगा, देखो इसके अंदर से O निकलेगा, O निकल रहा है, तो O का निकलना क्या कहलाता है, O का पृथक होना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इसका मतलब O निकलेगा और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो ये O निकल कर किसके पास आ जाएगा, H2 के पास, तो बन जाएगा H2 और पीछे आ जाएगा, इसके पीछे जुड़ जाएगा O, H2O। समझ में आ गया, तो पीछे इसके आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया, H2O। तो इसमें H जुड़ रहा है लेकिन O बाहर निकल रहा है, तो H का जुड़ना और O का बाहर निकलना, तो O बाहर निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। छात्रों समझ में आ गया, और CU आपका बचेगा, CU बचा जैसे का तैसे। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी, इस अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। आ गया समझ में। तो बहुत आसान है रिएक्शन को आसानी से सीखना। ठीक है, अब एक अभिक्रिया एक और जान लेते हैं। इन दोनों को एक साथ अभिक्रिया अगर हो जाए तो इनको दूसरा नाम दिया जाता है अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया, दोनों एक साथ होती हैं। चलिए इन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया। अपचयन में H जुड़ेगा, अपचयन में H जुड़ेगा, ऑक्सीकरण में O जुड़ेगा, बस समझ गए। अपचयन में कोई रिएक्शन अगर ऐसे कोई भी रिएक्शन आ जाए, अगर मैं कह दूं चलो N2 प्लस H2, बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, H इसमें जुड़ रहा है, H इसमें जुड़ेगा, क्या बनेगा, NH3 हैं। अब आपके फिर समस्या आ गई, सर आपने यहाँ 3 कैसे बना दिया, हमने पहले ही बता दिया, आपको अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें समझा देंगे। ठीक है, तो NH3 बन जाएगा, बैलेंस कर लीजिए, 2NH3 हो गया बैलेंस। तो आपने देखा, तो ये जो अभिक्रिया है ये भी आपकी अभिक्रिया किसका उदाहरण है, अपचयन का। क्यों, क्योंकि इसमें H जुड़ रहा है। मैंने पहले ही बोला H जुड़े तो भी अपचयन अभिक्रिया, या फिर O निकले तो भी अपचयन अभिक्रिया। O निकलना चाहिए, अगर H जुड़ेगा तो O निकलेगा तो भी अपचयन है। O अगर जुड़ गया तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब O का करण होना, ऑक्सीकरण जुड़ना, ऐसा समझो। अब बात आती है दोनों को एक साथ कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। छात्रों अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया हो सकता है ये आगे आ जाए उपचयन फिर अपचयन आ जाए, ठीक है, अथवा इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, एक साथ में जोड़ दो, संधि कर दो, तो अपचयोपचयन, अपच यहाँ से यहाँ तक का ले लिया, अपच अपच, और यहाँ का उप ले लिया, तो अपच धन उप, तो क्या हुआ, अपचो अपचयोपचयन अभिक्रिया। तो इसलिए अपचयोपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ में आ गया। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिडक्शन, समझना बेटा, इस इंग्लिश में इसको रिडक्शन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें पहला अक्षर आरईडी ले लेते हैं, पीछे वाला हटा दिया, समझ ना, और इसका आगे वाला OX ले लिया, OX और पीछे वाला हटा दिया, तो क्या बन गया, रेडॉक्स। तो इसलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाएगा। तो कितना आसान, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये भी आपकी इंटरमीडिएट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में केवल इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर की अभिक्रिया ये, हाई स्कूल में तो कभी कभार आती है, तो लेकिन फिर भी इसको सीखना जरूरी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी साथ में होता है और अपचयन भी होता है, अर्थात दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि एक पदार्थ का एक तरफ ऑक्सीकरण होगा तो दूसरी तरफ अपचयन हो रहा होगा। समझ गए। परिभाषा इसकी क्या होगी, लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है
और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक होगी परिभाषा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुआ करती हैं। ठीक है, आपका मन करे तो लिख लेना, मैंने बोल दिया। मैं यहाँ लिखूंगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। एक एग्जाम्पल लिख लो। तो एग्जाम्पल क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया का? देखिए, जैसे एक इसी को ले लो, CuO और प्लस H2। एक उदाहरण इसी को ले लेते हैं जो अभी अपचयन का लिया था, इसको देखते हैं। अब आप देखेंगे, मैंने बताया क्या होता है, CuO से, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड से क्या होगा, O पृथक होगा, तो O बाहर निकलेगा छात्रों। तो O का बाहर क्या O का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। हाँ, O का निकलना अपचयन होता है। O का जुड़ना ऑक्सीकरण। नाम से बेटा कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन कितना, इसलिए दोनों अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया याद करना बस। ठीक, तो O का निकलना अपचयन, तो ये O बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के कहाँ जो H के पास पहुंच जाएगा तो बनेगा H2O, और ये Cu आपका बाहर निकल जाएगा, Cu निकल गया। अब आप देख रहे हो इस कंपाउंड में से वो बाहर निकल रहा है, इसलिए, और बाहर निकल के Cu में बदल रहा है, इसलिए नीचे वाली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो गया, CuO का Cu में रिडक्शन हो चुका है, समझ गए? अच्छा, और H2 का क्या होगा? H से इसमें देखिए, इसमें H2 में O जुड़ गया, और O का जुड़ना क्या कहलाता है? देखो O जुड़ गया, और अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में अगर O जुड़ जाता है, चाहे वो पदार्थ H क्यों ना हो, अगर O जुड़ रहा है तो O का जुड़ना कहलाता ऑक्सीकरण। समझ गए? इसलिए हाई स्कूल लेवल तक इतना ही सीखना, इससे ही काम चल जाएगा। इसको हम उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण उपचयन, तो है ना। इसका मतलब ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसलिए इस दोनों अभिक्रियाओं को मिक्स लिखा गया, अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इस अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो रहा है, इसलिए दी गई अभिक्रिया ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, अर्थात अपचयो अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ये अपचयो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और ले लो, अगर फिर भी समस्या आ रही है, एक और ले लो, ZnC प्लस O2, ZnC प्लस O2। अब आप देखेंगे इस Zn में छात्रों, एक देख आराम से देखना, Zn नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ZnO है, ZnO प्लस C ले लो, ठीक है। तो आप देखेंगे इस Zn में से O बाहर निकलेगा, और Zn से जैसे ही O बाहर निकलेगा तो ये ZnO इस समय दिखाई दे रहा है, जिंक ऑक्साइड है, वो Zn में बदल जाएगा, बदल गया। तो आप देख रहे हो ZnO से Zn का बदलना, अर्थात O का त्यागा, O निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन, है ना, आसान। और ये O जो निकल चुका है, O जाएगा कहाँ? O इसके पास जुड़ जाएगा। O किसके पास जुड़ जाएगा? C के पास, तो क्या बन जाएगा? CO। तो देखो C के पास O जुड़ गया, तो C के पास O जुड़ गया, O चिपक गया, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। O का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये भी अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। एक रिएक्शन और देख लो जल्दी से, इसको भी समझ लो। MnCl2 प्लस MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले रहे हैं, तो बन रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इस अभिक्रिया में भी आप देखेंगे Mn से MnO2 से क्या निकल रहा? O बाहर निकल रहा है, देखो O बाहर निकल गया, O बाहर निकल कर ये MnO2 किस में बदल गया? किसी में बदल गया, वो हमें उससे मतलब नहीं है, मैग्नीज क्लोराइड में बदल गया, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मतलब वो बाहर निकल गया। वो बाहर निकलना कहलाता है अपचयन, है ना, आसान, अपचयन। अब सीधी सी बात, एक में अपचयन हो रहा था, दूसरे में ऑक्सीकरण होगा, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि H के साथ अभी Cl था, अब H के साथ O देखो जुड़ गया, इसमें O जुड़ गया, इसका मतलब O किसके पास जा रहा है? H के पास, तो H के पास जुड़ गया, इसलिए ये क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो कहने का मतलब बहुत आसान है, बस रिएक्शन को सीखना और रिएक्शन को करना, समझ में आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, और ऑक्सीकरण इसमें भी हो रहा है,
ऑक्सीकरण इसके अंदर भी हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ से यहाँ तक की हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण आप लेकिन ऊपर वाली अभिक्रिया Cl2 बड़ी है, तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब Cl को HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, समझ गए। इसमें लिखेंगे कैसे, उपरोक्त अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnCl2 में क्या हो रहा, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। इसी में कभी कभी ऑक्सीकारक और अपचायक छांटने के लिए आता है, ठीक है। आगे क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझ लीजिए। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे छात्रों, ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस पदार्थ को हम अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक। इसमें थोड़ा समझा इसलिए दिया, थोड़ा सा अभी समझ लोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीकारक वो होगा जो अपचयन क्रिया करेगा, अपचायक वो होगा जो ऑक्सीकरण क्रिया करेगा। यहाँ भी कन्फ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंटों को। तो ऑक्सीकारक हमेशा, ऑक्सीकारक वो होगा जिसमें ओ जुड़ा रहेगा, ऐसा समझो। ऑक्सीकारक मतलब ओ जुड़ना, ओ का जुड़ा रहना। अपचायक जिसमें H जुड़ा रहना, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो। और वरना और तरीके हैं, ये तो ट्रिक है, वैसे और तरीके भी हम सीख सकते हैं जो अगली क्लास में आपको ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।